विभूति बाबू के उपन्यास आरण्यक में जैसे पटवारी का भाई युगल प्रसाद घने जंगलों को सजाने का काम जंगली फूलों के बीजों को रहस्यमय रास्तों पर छिटकाते हुए करता था, उसी तरह अपने लेखन में भी न जाने कितने आत्मियों से जुड़ने का काम करता चला आ रहा हूँ। आशा है पाठक भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। ऐसा लिखा है राजीव मित्तल जी ने बैहर में साइकिल अपने संस्मरणात्मक लेखों के संग्रह में अपनी बात कहते हुए। इसकी पहली पंक्ति है, अगर कबीरा पत्रकारिता के पेशे से जुड़ी सोच का नतीजा कहूँ तो बैहर में साइकिल यादों का वो घड़ा है जो जीवन के 60 वर्षों में बूंद बूंद भरता गया। किन्हीं भी कारणों से जिन शहरों में बसना हुआ उन शहरों की धड़कन से अपने को जोड़ना आदत का हिस्सा बनता चला गया। और हम सब के साथ ये होता है, हम सब के साथ ये होता है और हम सब उन शहरों से ऐसे जुड़ जाते हैं। राजीव मित्तल एक बेहद ईमानदार ही नहीं बहादुर पत्रकार थे और ये संस्मरण उनके पास कलम भी सशक्त थी और ये संस्मरण उसकी गवाही देता है। ये संस्मरण उनकी सशक्त कलम की गवाही देता है। उनकी कल्पना शक्ति की, वे इतना साहित्य पढ़ते थे। उन्होंने विभूति नारायण के उपन्यास आरण्यक के एक चरित्र को याद करने से अपनी बात खत्म की है। और सचमुच संपूर्ण शरद साहित्य, संपूर्ण आशापूर्णा देवी उन्होंने पढ़ रखा था। और चूँकि मेरे उनके साथ पारिवारिक संबंध थे इसलिए मेरी माँ के साथ बैठकर इन दोनों पर बातें करना उन्हें बहुत पसंद था। माँ को भी जाहिर सी बात है, माँ भी अब बूढ़ी हो गई हैं और फिर भी बहुत उन्होंने आनंद उठाया जब तक वो यहाँ साथ रहे। मतलब शहर के साहित्यकारों के साथ भी ऐसी मजलिसें जमती रहीं। मेरे पिता के भी वे अनन्य मित्र रहे। मेरे पिता के जाने के थोड़े समय के बाद ही उनकी भी मृत्यु हुई। उनकी उम्र तो मेरे पिता से बहुत कम थी, लेकिन बहरहाल राजीव जी उन लोगों में से थे जो पत्रकारिता करते हुए सड़क की धूल छानने से लेकर इमारत में जो हायरार्की है, बॉस का जो ओहदा है, उस पर भी उसके साथ भी सवाल करने का जज्बा रखते थे और सिखाते थे। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी भेंट पत्रकारिता के दिनों में उनसे हुई। मैंने बहुत थोड़ी पत्रकारिता की है दोस्तों, और इस संग्रह को पढ़ना मेरे लिए इतना बढ़िया है क्योंकि बहुत सी बातें उन्होंने मुझे बताई। इनमें बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्हें मैं पहचानती हूँ, जैसे TVI के विभाकर जी जिन्हें पीने की आदत हो गई थी। इसी तरह से और भी बहुत से लोग हैं जिनसे मैं एक प्रकार से दोबारा मिल रही हूँ। जब यह संग्रह आया था पुस्तक मेले में तो बड़े बड़े पत्रकार इसके विमोचन में पहुँचे थे, और जितना ही आप इसे पढ़ेंगे दोस्तों उतना ही आप जानेंगे कि भारतीय पत्रकारिता जिस पे हमें फ़ख्र है वो कितने महान जज्बे रखती है। मुजफ्फरपुर पर उन्होंने जब लिखा है तो उन्होंने यहाँ की बदहाल म्यूनिसिपैलिटी से लेकर जो एक मुसहरी ब्लॉक है, यहाँ के मच्छर, यहाँ की सड़कें, सब कुछ पे लिखा है। यहाँ की शानदार विरासत से लेकर यहाँ के खंडहर वर्तमान तक को छोड़ा नहीं है। अब यहाँ निर्माण केवल मॉल का हो रहा है। अभी हाल में ये घोषणा शायद हुई है, मुझे लगता है कि नगर पालिका के द्वारा ही, कि दुकानों के सारे नाम अंग्रेज़ी में लिखे जाएंगे। बताइए इस शहर में कैसे पढ़ा जाएगा उन्हें, गाँव से आने वाले। बहरहाल शायद ये अंग्रेज़ी सिखाने का एक नया तरीका है, पर ये हम अपनी संस्कृति खो रहे हैं। मैं यूरोप में जहाँ जाती हूँ वहाँ सब कुछ उनकी अपनी भाषा में लिखा होता है, पढ़ना मुश्किल होता है, लोगों से पूछना होता है, इस तरह संवाद होते हैं। मतलब ज़िंदगी को अगर हम बहुत आसान केवल बना दें तो भाषाई सौंदर्य, भाषाई अस्मिता बचेगी कैसे? इस बात पर
सुधा नंदी आवास जो आदरणीय शिवदास पांडे जी का है, दिवंगत, वो भी मेरे पिता के मित्र, स्कूल मेट, कॉलेज मेट, हॉस्टल मेट। उनके घर अभी गोष्ठी हुई थी जिसमें संजय पंकज जी ने भी हिस्सा लिया। तो इस तरह से हम छोटे मोटे स्तरों पे अपनी बात कहते हैं, विकास अपने ढर्रे पे चलता है, उस सब को आप इसमें पढ़ सकते हैं। लोगों के साथ के इन संस्मरणों के माध्यम से ब्लड में जो उन्होंने लिखा है, सुनिए। लगता है स्मृतियाँ बख्शने के मूड में नहीं हैं। लखनऊ के डॉली बाग में नवभारत टाइम्स के नज़दीक एक सदी पुरानी इमारत, जहां 1983 के नवंबर में राजेंद्र माथुर अपने एडिटोरियल स्टाफ को चाय पिलाने ले गए, या चंडीगढ़ में जनसत्ता का संपादकीय हॉल, अंदर प्रवेश करते ही दशहरी आम को पूछते प्रभाष जोशी सहारा टीवी में अपने केबिन में बैठे मुस्कान मार रहे उदयन शर्मा के साथ मैंने काम किया। थोड़े ही दिन मैं सहारा में थी जब अचानक उनका इंतकाल हुआ। स्मृतियों का खेल जारी है, मेरा भी। हमारी कुछ साझे की स्मृतियां हैं और हमारी कुछ अलग अलग स्मृतियां हैं। राजीव जी मेरे बहुत सीनियर थे। मैं बिल्कुल नौसिखिया उस वक्त इंटर्नशिप कर रही थी जब BITV में मेरी उनसे भेंट हुई। फिर सहारा में हमने कुछ समय बिताया। जो हिस्सा मैं इस अद्भुत किताब से आपको सुनाना चाहती हूँ, उसका शीर्षक है राजा चंदापुर की कोठी। राजीव जी को इतिहास से भी लगाव था और इसमें आप देख सकते हैं इतिहास की भी बातें। आइए सुनते हैं और विमर्श तो हमारा चलता रहेगा। आप भी टिप्पणी करेंगे, बताएंगे आप इन चीज़ों को कैसे जानते हैं, आप इन इमारतों से कैसे जुड़े, आपका इन सड़कों, इन शहरों, इन लोगों से कैसे वास्ता है, ज़रूर बताइएगा। राजा चंदापुर की कोठी। चंदापुर रियासत के राजा जितेंद्र सिंह भी और वो जगह भी दोनों लाजवाब। पेड़ों, फूलों की भरमार और घास के कई छोटे बड़े मैदान। राजा साहब का वैवाहिक जीवन बिल्लौरी जाम की तरह एक दिन खनाक की आवाज़ निकालता टूट गया। मेरा भी ऐसे ही टूटा था दोस्तों। बीवी उन्हें वहीं पोर्च के साथ लगे बरामदे में पड़ी किसी आराम कुर्सी पर बैठाकर वो जा बच्चों समेत और तलाक के वक्त उससे ज़्यादा की वसूली जो बाप ने दहेज में पकड़ाया हो। मुकदमे के दौरान अक्सर लखनऊ से राय बरेली आती और राजा साहब को धमकाकर नकद नारायण वसूल कर लेती, खिसक लेती। ऐसे राजा को देखे सुने शताब्दियाँ बीत गईं, दशाब्दियाँ बीत गईं, पर एक कुत्ते की कहानी पिछले ही साल सुनी जो अक्सर जंगल के राजा शेर और उसकी अर्धांगिनी को खूब गरिया कर दोनों की दुम से अपनी खाज मिटाया करता था। तो शेरनी तो अब थी नहीं और जनाब राजा साहब का सिर अक्सर हमारे बल्ले से निकली गेंदों से टकराने से कई बार बचा। उनके महल के अंदर घुसकर उनकी कार पर तो हमारी गेंदों ने कई बार कलाबाजियां खाई होंगी। ऐसे में जब वो महीन आवाज़ में चिल्लाते हुए अपने दीवान जी को बुलाते, भगाओ इन सबको, तो हम हंसने के इंतज़ार में उनके सामने सिर झुकाए खड़े रहते। धाड़ और सिर जैसे कद्दू पे धरा खरबूजा। शेरनी गई तो बकरी को ले आए। दोनों की सुहाग रात के 2-4 दिन बाद ही हमने एक क्लब बनाकर उन्हीं के बगीचे में उन्हीं से फीता कटवा लिया। अब हम किसी भी गेंद को उछाल कर मारने के लिए स्वतंत्र थे। अब आइए कोठी का मुआयना कर लिया जाए। राजा साहब की रिहाइश एक मंजिला इमारत में, एक्सक्यूज़ मी, अति प्रफुल्लित हुआ पढ़कर इसे। उसके ठीक सामने मेहंदी की नन्ही मुन्नी बाड़ से घिरा बड़ा सा लॉन जो हमारा स्टेडियम था। बीच में बजरी वाला रास्ता जो खूब ऊंचे गेट तक जाता। उसी रास्ते से लौटिए तो चलते चले जाइए। बजरी की सड़क खत्म, पहले ढलान से लगा कुआं, फिर कुछ दूर तक ईंट पत्थर का रास्ता, फिर कच्ची पगडंडी जो सामने के 5 2 मंजिला मकानों के ब्लॉक से होती हुई
इठलाती चलती और कंकड़ पत्थर पर से बाहर सड़क का रास्ता दिखाती जहाँ से दूसरा मोहल्ला लगता। चंदापुर कोठी का परिसर करीब 5 एकड़ का, चारों तरफ ऊंची बाउंड्री का घेरा। सबसे आखिरी घर टंडन जी का, 1 मंजिला, उसमें बेहद खूबसूरत बगीचा। वहाँ से शुरू हुआ जाए तो तीसरे ब्लॉक में अपना घर पहली मंजिल पर, नीचे चटर्जी मोशाय। हमारे और अग्रवाल साहब के घरों के बीच सीढ़ियों से नीचे उतरने पर उसके अगल बगल 2 कमरे, किसी आए गए को ठहराने के वास्ते। अग्रवाल साहब के नीचे त्यागी परिवार। चटर्जी, अग्रवाल, त्यागी और मित्तल परिवार में ख़ास समानता हम 2, हमारे 2। घर के ठीक सामने घास का छोटा सा मैदान, बाहर निकल रहे रास्ते के ठीक बगल में 2 गैरेज। उसके बाएं ओर वाले किनारे पर बड़ा सा खपरेल का बेहद पुरातन झड़ीला मकान, जिसमें सपरिवार वकील साहब की बसावट। बगीचे वाले टंडन जी के 3 बेटे और शायद 3 ही बेटियां। या तो हुआ कोठी वासियों का लेखा जोखा 7-8 लघुए भगुए भी। कोठी के दाएं हिस्से की बाउंड्री के उस ओर वोकेशनल स्कूल। संपूर्ण भूगोल है और समय, कहाँ कौन बसा है, कैसे कैसे रियासतें ढरसी। राजा साहब के महल के सामने के लॉन से लगा घास का मैदान और फिर ऊंची दीवार, पतंग उड़ाने की मुफीद जगह। गिरे तो टांग टूटना या सिर फूटना तय। फलांत कर स्कूल में उगी सब्जियां जब तक तोड़ी, पकड़े गए तो प्रिंसिपल के सामने हाजिर। उस दिन उनके खाने में हमारी तोड़ी सब्जी ज़रूर होगी। वो दीवार मंदिर तक, उसके बाद ईंटों की बनी नींवों की कतार। वहाँ राजा साहब के कई सारे मकान बनवाना चाहते होंगे, पर बीवी से कोर्टबाजी के चलते उनके अरमानों को खाक में मिला दिया। उस तरफ उसी स्कूल का खेल का मैदान जहाँ कोई दीवार नहीं। सीमा रेखा पर मिट्टी की मुंडेरी जो हमारे कर्मों से धराशायी हो चुकी थी। 3.25 कमरों वाले घर में 2 बालकनी, कमरे से सटी, बीच में एक बड़ा कमरा। अब ये पूरा अमरख के पेड़ तक पूरा वर्णन है। कुछ ही दिन बाद नजर आया प्रदीप सेमल के पेड़ के नीचे बैठकर दोस्ताना करता हुआ। खपरेल वाले घर का राघवेंद्र यार नंबर 2, मोहल्ले की तरफ निकलती सड़क के पार वाले ईसाई परिवार का दीपक तीसरा यार। उसके बाद तो यारों की संख्या बारात निकालने लायक हो गई। क्या बात कही। लड़कियों की एंट्री भी खुली रखी, लेकिन हम सबका साथी अमृत का पेड़। घर के बाहर किसी भी कोने से जहाँ कोई इशारा करता नजर आता, तब दुनिया की कोई ताकत वहाँ जाने से रोक नहीं पाती थी। पिता की बैठक दरवाजे के पास ही, निकलना उनके सामने से ही, जिसमें खतरे ही खतरे। चूँकि महीने के 7 दिन उनको ही सांस के रोगी बेटे को गोद में लिए रखना पड़ता, इसलिए उस पेड़ से खुन्नस तो होनी ही थी उन्हें। दबे पांव नीचे उतरते ही पंख लग जाते और वहां पहुंचकर ही थमते। तने के बीच खोखल में पैर फंसाकर ऊपर की ओर उछलना और दूसरी शाख पर अपने को टिका लेना। मिजाज पुरसी के बाद उसकी हर शाख पर पहले से ही आसन जमाए गिरगिटान, गिलहरी, टिड्डों, पतंगों और पक्षियों से मौज मस्ती। फिर गिद्ध की आंख तलाशती उस पेड़ के अमृत फल को, जो रोज रोज की तोड़ा तोड़ी के कारण अब पुंगी पर ही बचे। तब टहनी हिलाने से लेकर पत्थर चलाने तक सारे उपाय। लॉन में जब क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी किसी कारण बंद पड़े होते, तो अमृत का पेड़ हम 10-12 जनों के आमोद प्रमोद, झगड़े फसाद और मन मनोवल के लिए काफ़ी था। पेड़ क्या, गॉडफादर डॉन वीटो कार्लोन था, सारे मर्जों की दवा। फिर जाने का समय आ गया। रोते धोते सब संगी साथी जिसको जाना है जाता है। लखनऊ से बहुत दूर नहीं, रायबरेली जाकर चंदापुर की कोठी देखने का कई बार मन हुआ, लेकिन बस एक आशंका उधर जाने से रोकती है। हाँ, बस यही डर कि अगर अमृत का पेड़ न हुआ तो क्या होगा। शानदार संस्मरण है। इसी तरह कोठियों का हाल हुआ।
दोस्तों, मैं अभी एक कविता लिख रही हूँ। इसकी पहली पंक्ति है कि निबंध होकर रह जाएंगे हमारे सारे किले। कोठियाँ भी, बेतिया, नरेश, दरभंगा महाराज, सबके महलों का बिहार में बुरा हाल है। यूपी का भी वही हाल है। एक राजस्थान है जिसने प्रिजर्व किया अच्छे से। हमें सीखना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं भाव विह्वल हूँ राजीव मित्तल जी की पैनी कलम, उनकी तेज़ दृष्टि से और संवेदनशील दृष्टि से उन्हें सादर नमन है फिर से। और आपको बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब।